हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डीजल मैकेनिक एवं और हीट इंजन के लिए दोस्तों बहुविकल्पीय के क्वेश्चन को करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि एक इंजन में प्रति सिलेंडर न्यूनतम कितने वाल्व की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2। एक इंजन के सही संचालन के लिए कम से कम 2 वाल्व होते हैं। इनमें से एक वाल्व जो होता है वह इनलेट वाल्व होता है, जो हवा या फिर ईंधन को क्या करता है, आने देता है। और जो एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है वह क्या होता है, जली हुई जो गैसें होती है उनको बाहर निकालने का काम करता है। इसी कारण जो सिलेंडर में जो वाल्व होते हैं, प्रति सिलेंडर में वाल्व, उनकी संख्या न्यूनतम 2 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वाल्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। आपको बताना है कि पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट को ऊर्जा स्थानांतरित करता है, कौन करता है। ऑप्शन ए किंग पिन यानी कि पिस्टन पिन, ऑप्शन बी कनेक्टिंग रॉड, ऑप्शन सी गजन पिन या ऑप्शन डी क्रैंक शाफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनेक्टिंग रॉड। यानी कि जो कनेक्टिंग रॉड होती है वह इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। यह पिस्टन की ऊपर नीचे वाली गति होती है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग जो गति होती है उसको रोटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति में बदलती है। इसी कारण जो है, इसी प्रक्रिया से इंजन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और वाहन जो है आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनेक्टिंग रॉड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि एंटी फ्रीज सोल्यूशन में क्या क्या मिलाया होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी ग्लिसरीन व एल्कोहल, ऑप्शन सी है तेल या ऑप्शन डी ब्रेक ऑयल। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लिसरीन तथा एल्कोहल। यानी कि जो एंटी फ्रीज सोल्यूशन होता है उसमें ग्लिसरीन तथा एल्कोहल मिला होता है, जो क्या करता है, पानी को जमने नहीं देता है कम तापमान पर। यानी कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर जो कम तापमान होता है तो पानी जम जाता है, और ग्लिसरीन व अल्कोहल मिलाने के कारण वहाँ पर जो पानी है वो जमता नहीं है। यानी कि इंजन में जो पानी है वो जमता नहीं है और इंजन अच्छी तरीके से काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लिसरीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि ग्लेज व लोड पर व्हील का प्रयोग करके से डैश प्रभाव पड़ता है। यानी कि गेज या लोड पर व्हील का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए खराब सरफेस फिनिश आती है, ऑप्शन बी अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, या ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, या ऑप्शन डी है व्हील के फेस और कार की सरफेस के बीच अत्यधिक कटिंग प्रेशर लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ये सभी। यानी कि जब ग्राइंडिंग व्हील गेज या लोड ऊपर होती है तो उसकी कटिंग क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है। इसके कार्य की सतह जो होती है वह खराब बनती है। यानी कि इसके जो कार्य करने की जो सतह है वो खराब बनती है और घर्षण बनने के कारण अधिक गर्मी जो है वह उत्पन्न हो जाती है, तथा साथ ही व्हील और कार के बीच जो है कटिंग प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। और तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि हीटर प्लग का कार्य होता है। आपको बताना है हीटर प्लग का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए कंबस्शन चैम्बर को गर्म करना, ऑप्शन बी हवा को ठंडा करना, ऑप्शन सी है ईंधन को जलाना, या ऑप्शन डी है हवा को जलाना। क्वेश्चन नंबर 5 हीटर प्लग का क्या कार्य होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबस्शन चैम्बर को गर्म करना। यानी कि जो हीटर प्लग का कार्य होता है वह कंबस्शन चैम्बर को गर्म करना होता है।
यह जो ठंडे मौसम है, उस ठंडे मौसम में कंबसन चैम्बर जो है वो ठंडा रहता है। उसको गर्म करने के लिए दोस्तों, कंबसन चैम्बर को गर्म करने के लिए हम हीटर प्लग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो ईंधन है वो आसानी से प्रज्वलित हो सके, यानी कि जल सके, और इससे इंजन को स्टार्ट करने में आसानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि गजन पिन में निम्न में से किसके मध्य का लिंक होता है। आपको बताना है कि गजन पिन में निम्न में से किसके मध्य का लिंक होता है। ऑप्शन ए पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे का, या ऑप्शन बी है पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरों की, या ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन डी है कनेक्टिंग रॉड व क्रैंकशाफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6, गजन पिन निम्न में से किसके मध्य लिंक होता है, यानी कि जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड के मध्य जो है छोटे सिरों में गजन पिन जो है जुड़ा होता है। यह कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे में लगा होता है और पिस्टन की गति को स्थानांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। इसके इंजन के अंदर की जो शक्ति है वह शक्ति का सही संचारण होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। आपको बताना है कि कौन सा वह उद्देश्य है। आर्क को स्थिर रखना, ऑप्शन बी वेल्डिंग करंट बढ़ाना, ऑप्शन सी आर्क के तापमान को कंट्रोल करना, या ऑप्शन डी जंग लगने को रोकना, यानी कि जो जंग है जंग लगने से रोकना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्क को स्थिर रखना, यानी कि इलेक्ट्रोड कटिंग जो है वह वेल्डिंग के दौरान आर्क को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। यह गैस शील्ड बनाकर वेल्ड को वातावरण के प्रभाव से बचाती है, और साथ ही यह वेल्ड की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है और स्पैटर को भी कम करती है, यानी कि जो इसके ऊपर स्पैटर रखता है तो स्पैटर को भी वह कम करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक इंजन क्रैंक घुमाता है। आपको बताना है कि कौन सा घटक है जो इंजन क्रैंक को घुमाता है। ऑप्शन ए है फ्लाई व्हील, ऑप्शन बी है डायनेमो, ऑप्शन सी है सेल्फ स्टार्टर, या ऑप्शन डी है अल्टरनेटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्फ स्टार्टर, यानी कि दोस्तों जो सेल्फ स्टार्टर है, सेल्फ स्टार्टर इंजन क्रैंक को घुमाता है। यह बैटरी से जो ऊर्जा है ऊर्जा को लेता है, और ऊर्जा लेने के बाद इंजन के क्रैंक को घुमाता है स्टार्टर मोटर। और जब इंजन चलने लगता है तब क्या होता है, स्टार्टर मोटर जो है वह स्वतः ही अलग हो जाता है, यानी कि जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा स्टार्टर मोटर के ये जो दांतें हैं ये दांतें अंदर की ओर वापस आ जाएंगी, और उसके बाद फ्लाई व्हील जो है वह घूमता रहेगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्फ स्टार्टर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इंटरनल कंबशन इंजन स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए काफ़ी देर से, ऑप्शन बी तुरंत, ऑप्शन सी कम समय में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तुरंत, यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसे स्टार्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में ईंधन का जो दहन होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है। इसी कारण जो है ऊर्जा तुरंत उत्पन्न हो जाती है, और ऊर्जा तुरंत उत्पन्न होने से क्या होता है, इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण यानी कि यही वजह है कि जो बाह्य दहन इंजन होते हैं, बाह्य दहन इंजन की तुलना में यह जो इंटरनल कंबशन इंजन है वह बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ईंधन पंप में आदर्श एक्शन में दौरान फ्लोट चैम्बर में क्या होता है। ऑप्शन ए है आंशिक, यह आंशिक भरा रहता है, या ऑप्शन बी यह खाली बना रहता है, या ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन डी यह भरा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह भरा रहता है। यानी कि आइडलिंग यानी कि जो आदर्श स्थिति होती है, आदर्श स्थिति में इंजन की गति जो होती है वह कम होती है, लेकिन जो फ्लोट चैम्बर होता है, फ्लोट चैम्बर में ईंधन का जो स्तर है वह बना रहता है। तो फ्लोट वाल्व क्या होगा, इस स्तर को नियंत्रित करता है और आवश्यकता अनुसार जो है ईंधन जो है वह आने देता है। इससे इंजन को लगातार और सही मात्रा में ईंधन मिलता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि आउटपुट टार्क को व्हीलों के बीच एक समान वितरित करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि एक समान वितरित करने के लिए आउटपुट टार्क किसको हम इसमें प्रयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रोपेलर शाफ्ट को प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल जॉइंट, ऑप्शन सी है रियर एक्सल, या ऑप्शन डी है डिफरेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, आउटपुट टार्क को व्हील के बीच एक समान वितरण यानी कि एक समान तरीके से वितरित करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफरेंशियल। यानी कि दोस्तों डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है, इंजन से प्राप्त टार्क को दोनों पहियों में समान रूप से वितरित करना होता है। यह मोड़ लेते समय दोनों पहियों पर जो क्या होता है अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देता है। यानी कि जो दोनों पहिए हो गए उन पर अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देता है। यानी किसी पे कम रहेगी ताकत तो किसी पर ज़्यादा रहेगी ताकत। इससे क्या होता है कि वाहन संतुलित रहता है। यानी कि मोड़ते समय पर जब वाहन को मोड़ा जाता है तो एक पहिए में जो है ताकत कम रखती है और दूसरे पहिए में ताकत ज़्यादा रखती है, इसीलिए क्योंकि मोड़ पर आसानी से मुड़ सके और जो वाहन है वह संतुलित रहे और सुरक्षित तरीके से चल सके। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन स्पंजी ब्रेक पैडल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है कैलिपर का जमा हुआ पिस्टन, ऑप्शन बी है परत पर धूल, ऑप्शन सी है प्रणाली में हवा, या ऑप्शन डी है खराब मीटरिंग वाल्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणाली में हवा। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हवा आ जाने पर जो ब्रेक फ्लूइड होता है यानी कि जो ब्रेक ऑयल होता है उसका जो दाब है वह सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाता है और हवा जो है वह संपीड़ित हो जाती है, जिससे ब्रेक पेडल क्या होता है स्पंजी महसूस होने लगता है। इससे ब्रेकिंग जो क्षमता है वह क्या होती है कम हो जाती है और वाहन को रोकने में समस्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणाली में हवा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन का उद्देश्य किसको बदलना होता है। ऑप्शन ए है ऑटोमोबाइल की टार्क, ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल की स्पीड, ऑप्शन सी है ऑटोमोबाइल की ईंधन कार्यकुशलता, या ऑप्शन डी है ऑटोमोबाइल की पावर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल की टार्क। यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो है यह इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाने का कार्य करता है और यह विभिन्न गियर अनुपात के माध्यम से टार्क को बढ़ाता या फिर घटाता है। इससे क्या होता है वाहन को अलग अलग परिस्थितियों में सही बल जो है प्राप्त होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल की टार्क। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि कम्यूटेटर से धारा किसके द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑप्शन ए है एंड प्लेट द्वारा, ऑप्शन बी है बियरिंग द्वारा, ऑप्शन सी है कार्बन ब्रश द्वारा, या ऑप्शन डी है बॉडी द्वारा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन ब्रश के द्वारा जो है कम्यूटेटर से धारा जो है प्राप्त की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कम्यूटेटर क्या होता है कि कम्यूटेटर का उपयोग डीसी मशीनों के द्वारा यानी कि डीसी मशीनों में धारा को दिशा को परिवर्तित करने के लिए यानी कि धारा की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है कम्यूटेटर का उपयोग। तो कार्बन ब्रश जो है कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के संपर्क में रहता है और उससे विद्युत धारा जो है ग्रहण करती है। यह धारा जो है आगे सर्किट में प्रवाहित होता है और प्रवाहित होकर मशीन को चलाता है।
तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन ब्रश द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी कूलिंग सिस्टम में एक छोटी डीसी मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस डिवाइस में किया जाता है? ऑप्शन ए है पंप, ऑप्शन बी है बेल्ट, ऑप्शन सी है हॉज पाइप या ऑप्शन डी है पंखा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंखा। यानी कि कूलिंग सिस्टम में जो डीसी मोटर होता है उसका उपयोग इलेक्ट्रिक फैन को चलाने में किया जाता है। यह फैन क्या होता है, रेडिएटर पर हवा फेंकता है और इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है। इससे क्या होता है, इंजन ओवरहीटिंग होने से बच जाता है और सही तापमान पर कार्य करता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंखा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोड का उत्पन्न दो स्टैंडर्ड लंबाई में इलेक्ट्रोडों का उत्पादन को स्टैंडर्ड लंबाइयों में निम्न किया जाता है, जो कि आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 mm और 350 mm। यानी कि जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है वह सामान्यतः मानक आकारों में बनाए जाते हैं ताकि उनका जो उपयोग है वह आसानी से किया जा सके। इनकी लंबाई जो है वह कार्य की आवश्यकता और सुविधा के अनुसार तय की जाती है। इनकी लंबाई की आवश्यकता जो है, यानी कि जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी, जिस लंबाई की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रोड की, वहाँ पर उस लंबाई की इलेक्ट्रोड जो है उपयोग किए जाएंगे। तो 250 mm और 350 mm जो है वह सबसे सामान्य स्टैंडर्ड लंबाई के इलेक्ट्रोड होते हैं जो प्रायः उपयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 mm से और 350 mm। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि नोच के कोने पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रिलीफ होल, ऑप्शन बी है ड्रिल होल, ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है क्रैंक स्पॉट होल। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलीफ होल। यानी कि दोस्तों जो नोच होता है, नोच के कोने पर तनाव क्या होता है, अधिक हो जाता है। इससे क्रैंक यानी जिससे क्या होगा, क्रैक बनने की संभावना बनी रहती है और इस तनाव को कम करने के लिए वहाँ पर एक छोटा सा होल किया जाता है जिसे हम रिलीफ होल कहते हैं। और यह डिजाइन जो है, यह डिजाइन को सुरक्षित बनाता है और क्रैक फैलने से रोकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलीफ होल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ग्राइंडिंग व्हील की लोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए है फीड अधिक फाइन होना, या ऑप्शन बी है डेंस स्ट्रक्चर होना, या ऑप्शन सी है व्हील का ग्रेन साइज और ग्रेड उपयुक्त होना, या ऑप्शन डी है व्हील की स्पीड फिनिशिंग की हुई अधिक से स्पीड से अधिक होना। यानी कि जो व्हील की स्पीड फिनिशिंग है उस फिनिशिंग स्पीड से अधिक हो जाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हील का ग्रेन साइज और ग्रेड जो है उपयुक्त होना है। यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील होती है, ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग तब होती है जब कटिंग की सही तरीके से नहीं हो पाती है और डेंस स्ट्रक्चर, गलत स्पीड या फिर अनुचित फीड इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि ग्रेन साइज और जो ग्रेड है वह सही चुना गया हो तो वहाँ पर लोडिंग की समस्या नहीं होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाइपलाइन में ग्लोब वाल्व का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है जोड़ को मजबूती प्रदान करना, ऑप्शन बी है यह पानी को गर्म होने से बचाता है, ऑप्शन सी यह जल को नियंत्रित करता है, या ऑप्शन डी है यह निर्वात की स्थिति उत्पन्न होने से रोकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जल को नियंत्रित करता है। तो जो ग्लोब वाल्व होता है, ग्लोब वाल्व का उपयोग पाइपलाइन में तरल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
इसकी संरचना ऐसी होती है कि यह प्रवाह को कम या ज़्यादा करने में सहायक होता है। इससे जल या फिर अन्य द्रव क्या होते हैं, अन्य द्रव को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। उप असेंबली की अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपको बताना है कि अप असेंबली के अंतर्गत कौन सी चीज आती है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप इसका राइट आंसर सही से कमेंट करते हैं तो मैं आपको एक हार्ट दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।